सोक्रेटिस के ज़माने में बहुत बड़े बड़े मालदार लोग थे, बहुत बड़े अमीर लोग थे, मगर उनका नाम आज तक कोई नहीं जानता। किसी को भी मालूम नहीं कि वो कौन थे और कितने बड़े बड़े जालिम बादशाह थे जो सोक्रेटिस को कितना उन्होंने उनके साथ जुल्म भी किया था। लेकिन आज सुकरात का नाम याद किया जाता है, जस्ट रीजन इज दैट कि ही वाज नॉलेजेबल पर्सन। वो एक आइडियल मतलब आइडियलिस्टिक आइडियल आप कहते हैं कि एक आइडियल पर्सनालिटी था, और वो एक नॉलेजेबल, उसने अपने इल्म की वजह से पूरी यूरोप और पूरी दुनिया में वो फिलासफी, वो बातें फैलाई जो अब तक की हमारे कैरिकुलम को उन चीज़ों की नीड है, और वो उनकी बातें जो है अब तक की अगर हमारे कैरिकुलम में हो तो भी हम डेवलप्ड हैं, तो भी हम समझो कि डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होंगे। जो उस ज़माने में सुकरात ने कहा था अपने दौर में, उनकी वो बातें आज भी हमारे निसाब में शामिल नहीं है कि उसने जिस हवाले से नॉलेज के बारे में कहा था, जितने आइडियाज़ उसने दिए थे, जितने थ्योरीज उसने बताए थे, वो आज तक भी हमारे निसाब में इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। सो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि इल्म में इतना पावर है। इल्म एक ऐसी चीज़ है, आज वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि जिन कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं और कुछ जो हम उनमें है डेवलपिंग में, रीज़न इज़ दैट कि उनके पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, इल्म है, और हम उनके बनस्बत पीछे हैं, पसमानदा है। ये रीज़न है कि वो हमसे आगे निकल चुके हैं, और ये रीज़न है कि आज उन्होंने हमें किसी और चीज़ में फंसा दिया और वो खुद साइबर क्राइम से, साइबर अटैक से भी आगे निकले हैं। जो एटॉमिक को आजकल साइबर के जरिए अटैक करते हैं, उनके हद तक हम पहुंच ही नहीं सकते। रीज़न ये कि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अच्छा, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि रिलेटेड टू नॉलेजेबल पर्सनालिटी की उसने अपनी ज़िंदगी में सैयद मंसूर साहब बुखारी ने एक बहुत अहम काम किया है इल्म के हवाले से, किताबों के हवाले से, तो इसीलिए हमारे ज़हन से भी थोड़ी बहुत इल्म वाली बातें निकलती हैं। तो इसी तरह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इसके साथ अब के जो हमारे लेजेंड पर्सनालिटी है वो है शामकार। मैं दावत देती हूँ उससे शामकार को कि वो स्टेज पे आए और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर दें कि मुख्तसर रखें, बहुत हैं स्पीकर बहुत हैं, जी जी, बस आप क्वेश्चन श्याम कुमार साहब जी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ट्राई करें आप अपनी स्पीच को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें और की वर्ड्स में बता दें, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लंबा ना खींचूं कंपेयरिंग को। सो यस, कम ऑन टू दिस स्टेज सर। श्याम कुमार साहब मौजूद है जी। मैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में खिर्द अफरोज़ी के हवाले से बात करना चाहूँगा, और उसमें 3-4 मुल्कों का नाम लूँगा, और वो मंसूर बुखारी महरूम की नागहानी मौत के हवाले से। उन 3-4 मुल्कों में मेरी नज़र में खिर्द अफरोज़ी के हवाले से फ्रांस, बरतानिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आते हैं। उसमें खिर्द अफरोज़ी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा है वो किताब का रहा है, और किताब जो है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो किताब कई हवालों से वजूद पजीर होती है, तख्लीक होती है और हमारे सामने आती है। और वो फैक्टर्स जो हैं जो किताब को सामने लाते हैं, वो फैक्टर्स 3 रहे हैं दुनिया में अहम, और भी हैं, मैं 3 फैक्टर्स की बात करूंगा। फ्रांस के हवाले से सेलूस थी, पेरिस में सेलूस थी, अच्छा रूस में भी थी इस किस्म की, सेलूस नहीं थी लेकिन वहाँ पर कैफेज थे। इंग्लैंड में कैफेज थे जहाँ पर डिस्कशंस होते थे, और डिस्कशंस के हवाले से वो किताबें वजूद में आती थी, और उन किताबों के हवाले से दुनिया में जितने बड़े इनकलाबात आए हैं वो उन्हीं किताबों के हवाले से आए हैं।
सबसे पहले मैं फ्रांस के 1789 के इनकलाब की बात करूंगा। वो इनकलाब वही लोग लाए जो फलसफी थे, जो साइंसदान थे, जो अदीब थे, जो बेले लेटर्स के हवाले से तख्लीकार थे, वो लाए। उनमें 18वीं सदी में वॉल्टेयर था, ग्रिम था, डी एलम्बर्ट था, रूसो था और कई लोग थे, डेड्रो था और कई लोग थे। इस तरह इंग्लैंड में भी इसी हवाले से वालपोल था और दूसरे लोग थे। हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से पहले बलोचिस्तान डेजर्टेड एक मुल्क था, सूबा नहीं था, मुल्क था, मुल्क की हैसियत थी उसकी, वो था। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, कोई चीज़ नहीं थी। 50s से ये 60s में यहाँ पर खिरद अफरोजी का सिलसिला शुरू हुआ है। 50s में भी वो चीज़ नहीं थी। कुछ लोग थे इंडिविजुअल से जिनके हम नाम ले सकते हैं, जिसमें खैरबख्श का नाम ले सकते हैं, अकबर कुप्ती का नाम ले सकते हैं, यूसुफ अजीज मक्सी का उससे पहले नाम ले सकते हैं, और इस तरह बेजंजो का नाम ले सकते हैं। ये लोग थे, लेकिन इन लोगों को बनाने वाला कौन था? इन लोगों को बनाने वाला जो था किताब थी। वो किताब कहाँ से आती थी? वो किताब, मैंने फ्रांस का हवाला दिया, वहाँ सेलून्स थे। दूसरा जो फैक्टर था वो होता है बुक सेलर और पब्लिशर का। वहाँ उन मुल्कों में भी मुझे याद आ रहा है कि फ्रांस में, पेरिस के अंदर, लंदन में, इंडिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कराची में, लाहौर में पब्लिशिंग हाउसेस थे, बुक सेलर्स थे। अच्छा, बुक सेलर की ये है कि किताब फरोख्त नहीं करते थे, वो खुद दानिश्वर भी होते थे, बहुत से बुक सेलर। उसमें काफ़ी लोगों का मैं यहाँ बलोचान के हवाले से नाम ले सकता हूँ। उसमें दो अहम नाम नजर आते हैं मुझे। एक जमरुद हुसैन जो पॉलिटिशियन भी था, लेकिन पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो एक दानिश्वर था। पॉलिटिशियन की खूबी उसकी सेकेंडरी थी, दानिश्वर की हैसियत उसकी प्राइमरी थी, मुकदम थी। इसी तरह 2-3 मुझे बुक स्टॉल नजर आते हैं 70s में और 60s में। वो थे, गोशे अदब था, और गोशे अदब के अलावा यहाँ पर बुकलैंड था, और बुकलैंड के अलावा यहाँ कोयटा बुक स्टॉल था। लेकिन कोयटा बुक स्टॉल इस तरह नहीं था, वो दरसी किताबें भी रखता था, ये खास तौर पर लिटरेरी किताबें रखते थे। तीसरा अहम मरकज जो था वो था जमरुद हुसैन का कलात प्रेस और पब्लिशिंग हाउस और बुक सेलर, ये 2 थे। उसके बाद गोशे अदब छोटा सा एक वो था, छोटे सी जगह पर था, वहाँ से मुंतकल होकर यहाँ आ गया अपना सेल्स सर्विस के उसमें, वो बहुत बड़ी जगह थी। लेकिन बड़ी जगह को चलाने वाला एक अच्छा खिरद अफरोज इंसान होना चाहिए, अच्छा उसमें जोहर होना चाहिए, अच्छी उसमें काबिलियत होनी चाहिए और दानिश्वरी भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मंसूर में, जमरुद में भी ये चीज़ें थी, और मंसूर में मुझे हैरत है कि मंसूर में भी ये चीज़ें थी, और अच्छी बात है। तो इन 2 बंदों ने बलोचिस्तान की खिरद अफरोजी में वो काम करके दिखाया जिनका मैंने पहले नाम लिया कि वॉल्टेयर था फ्रांस में, वालपोल था इंग्लैंड में, और दूसरे लोग थे, और इंडिया में काफ़ी लोग थे। तो पब्लिशिंग अदारे जो मुझे याद आ रहे हैं उस ज़माने में, मुझे याद है लाहौर में एक अदारा होता था गोपाल मित्तल का। गोपाल मित्तल बहुत अच्छी किताबें छापता था, बहुत ही अच्छी, लेकिन वो लेफ्ट इंक्लाइन था, और उसमें काफ़ी, और लेफ्ट इंक्लाइन लोगों ने, लिबरल लोगों ने और फ्री थिंकर लोगों ने इस किस्म के बड़े काम किए हैं, बाकी लोगों ने नहीं किए काम। तो गोपाल मित्तल मैंने फिर दिल्ली में देखा, गोपाल मित्तल का बेटा प्रेम मित्तल वही काम करता था। प्रेम मित्तल से मिला, उसकी 75 करीब एज थी प्रेम की, गोपाल पहले ही मर चुका था। इस तरह नजम सेठी ने भी ये काम किया, बहुत अच्छा अब तक कर रहा है। इसी तरह कराची में बुक सेलर भी थे और पब्लिशिंग हाउसेस भी थे। 2 बुक सेलर मुझे याद आ रहे हैं कराची के। एक मुझे याद आ रहा है
1950 کے دور میں اکثر میں کراچی جاتا تھا تو ان 2 بک اسٹالوں پہ ضرور جاتا تھا. ایک تھا گرینچ بک اسٹال اور دوسرا تھا ٹامس اینڈ ٹامس. گرینچ بند ہو گیا, ٹامس ابھی تک ہے. اور وہیں پر ہی میری ملاقاتیں بہت ہی اچھے لوگوں سے ہوتی تھی, جن میں ادیب ہوتے تھے, دانشور ہوتے تھے, سیاستدان ہوتے تھے, ایکٹیوسٹ ہوتے تھے, ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے, سب وہیں آتے تھے. اسی طرح کوئٹہ میں بھی ان 2 دکانوں پر, زمرد کی دکان, زمرد میرا خاص دوست بھی تھا, زمرد کی دکان اور یہ منصور صاحب کی دکان, یہاں پر بھی میں جب بھی جاتا تھا زمرد کے پاس زیادہ جاتا تھا, منصور کے ہاں بہت کم. تو یہاں پر بھی میں دیکھتا تھا یہ تمام جتنے ادب کے دلدادہ لوگ تھے, جن کا ادب سے, سیاست سے, عوام سے, معاش سے تعلق تھا, وہ سب نہیں آتے تھے. تیسرا ایک فیکٹر جو تھا جس نے خرد افروزی میں بہت بڑا کام کیا, وہ تھا کیفیز. مختلف کیفیز پر لوگ آتے تھے, یہی لوگ, دانشور لوگ, فلسفی لوگ, سائنسدان آتے تھے اور وہاں کام کرتے تھے. مجھے کیفے یاد آ رہا ہے پیٹرسبرگ کا, سینٹ پیٹرسبرگ کا. اس کا نام تھا کیفے کا, اس کا نام تھا اسٹرے ڈاگس کیفے, اسٹرے ڈاگس کیفے. اس میں اینا اخماتوا, باکونن اور لولیتا کا رائٹر تھا, نام دہن سے نکل گیا, وہ یہ تمام لوگ وہاں آتے تھے. مینڈلسٹام آتا تھا, مایاکوفسکی وہاں آتا تھا, یہ سارے بڑے لوگ وہاں, آرٹسٹ آتے تھے وہاں پر. اسی طرح یہاں کے بک سیلر کے دکانوں پر بھی میں نے دیکھا, یہ جتنے نام لیے میں نے, اوسبرگ جو خیر بخش مری, یا یہ اس زمانے میں نہ گارڈ ہوتے تھے نہ کیا تھا, بغیر گارڈ کے بیٹھتے تھے, جاتے تھے. اب گہری دور آ گیا ہے. ٹیررزم اور فیناٹزم 2 چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہم, اور اس میں بھی ہمیں ان سے بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ اہم جو کام جو ہمیں دے سکتی ہے, بچاؤ ہمارا کر سکتی ہے, وہ کتاب کر سکتی ہے. وہ ہمارے ذہن کو جلا بخش سکتی ہے. انلائٹنمنٹ کتاب سے ہی آتی ہے, اور فرانس میں, انگلینڈ میں اور دوسری جگہوں میں انلائٹنمنٹ وہی سے آئی. پھر اچھا یہ کیفے کراچی میں بھی ہوتے تھے, کیفے جاد ہوتا تھا, کیفے ٹینیا ہوتا تھا, لاہور میں ہوتے تھے, ایم پی ہوتے, یہاں ڈان تھا, مجھے یاد ہے وہاں یہ سارے لوگ بیٹھتے تھے اور ڈسکشنز ہوتی تھی. اور اس ڈسکشنز میں اسٹینلی ہوتا تھا. اس ڈسکشنز میں جو چیزیں ہوتی تھیں, جو دانشور لوگ ہوتے تھے, ان کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے نقطوں کو, وہ گھر میں آ کر اس کو کتابی صورت بخشتے تھے. اور یہ انقلابات جہاں بھی آئے ہیں, کیوبا میں آئے, ویتنام میں آئے, چائنا میں آئے اور دوسرے ملکوں میں آئے, وہ چین میں آئے, وہ انہی کتابوں کی وجہ سے آئے. یہ ماؤ کہاں سے پیدا ہوا, ناصر کہاں سے پیدا ہوا, سویکانو کہاں سے پیدا ہوا, ٹیٹو کہاں سے پیدا ہوا, نہرو کہاں سے پیدا ہوا, یہ تمام کتابوں سے پیدا ہوئے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے, ان 2 بندوں نے بلوچستان پہ جو احسان کیا ہے, ایک زمرد حسین نے اور دوسرا منصور بخاری نے, اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں نہ اس وقت ہے, نہ اس سے پہلے تھا, نہ میں سمجھتا ہوں آئندہ سے ہوگا. جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہاں نہیں ہوگا. اس لیے خرد افروزی کے لیے ہمیں اپنے وجود کا بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کر ہم کرتے ہیں. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے ملک کے ساتھ سچے ہیں, اپنے دھرتی سے پیار کرتے ہیں, اپنے عوام سے محبت کرتے ہیں, اپنے فیملی سے پیار کرتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب سے دوستی بڑھانی چاہیے. باقی کسی سے دوستی جو ہے اس کو سیکنڈری ہونی چاہیے, کتاب سے دوستی پرائمری ہونی چاہیے. اور کتاب سے دوستی ہماری کون پیدا کرے گا؟ وہ زمرد پیدا کرے گا اور منصور پیدا کرے گا, اور کوئی نہیں کرے گا. Thank you, sir, Sham Sahab. I really forgot my words as